आज हम चर्चा करेंगे ट्रंप की घोषणा को लेके। ट्रंप ने घोषणा की है कि वो इरेज कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, सफाया कर देंगे, कब्जा कर लेंगे गाजा के ऊपर। तमाम सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल करे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से लोग स्तब्ध हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जो धाक जमाने की कोशिश तानाशाह ट्रंप के द्वारा की जा रही है, लोगों को हथकड़ियां, बेड़ियां पहना करके और डिपोर्ट करने की, उससे पूरी दुनिया को जो डराने का काम कर रहा है, किया जा रहा है, उसको चुनौती तो बगल में कोलंबिया ने दे दी है, मैक्सिको ने दे दी है। भारत तो खैर गुलामों सरीखा बर्ताव कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया से उसको चुनौती मिल रही है। इसीलिए जो ही ट्रंप ने घोषणा की गाजा को लेकर के, तुरंत ही जवाब आ गया। और तुरंत जवाब था कि मुंहतोड़ कार्रवाई की जाएगी और फिलिस्तीन राष्ट्र संप्रभु राष्ट्र है, उसको उसका कोई सफाया या उसका कोई कब्जा या उसे एक तरीके का रिसॉर्ट बनाने की जो कल्पना है वो नहीं किया जा सकता। असल में ये पूरी दुनिया के अंदर पहली बार इस तरीके से देखने के लिए आया है। बहुत सारे लोग जो कुछ करते थे, तो उसके अंदर टू नेशन सॉल्यूशन की तो बात की जाती थी, लेकिन किसी ने भी सफाया कर दिया जाएगा, इजराइल तो कहता था कि सफाया कर देंगे, लेकिन कभी दुनिया के अंदर उसका समर्थन नहीं हुआ कि सफाया कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की बर्बरता और तानाशाही पूर्ण जो पूरा तौर तरीका अपनाया है नए चुने हुए ट्रंप ने, उसने लोकतंत्र के ऊपर भी सवाल खड़ी कर दिए हैं, क्योंकि चुनाव के तहत ही ट्रंप का चुनाव हुआ है और उसका जो दंश है वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसका क्या कुछ असर होगा। और पूरी की पूरी अरब वर्ल्ड ने जो चुनौती दे दी है वो तो ठीक ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जॉर्डन के जो प्रिंस है उन्होंने भी चुनौती दे दी और सऊदी अरेबिया ने भी चुनौती देने का काम किया है कि वो कभी भी इसको स्वीकार करने का काम नहीं करेंगे। मतलब जिसे इस्लामिक वर्ल्ड कहते हैं उसके अंदर भी पूरा डायनेमिक्स जो है, जो चेंज हो गया है। जो कहा जाता था कि 56 जो है इस्लामिक देश है, उसमें से अधिकतम देश पिछलग्गू बने हुए हैं अमेरिका के। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर मुझे लगता है कि पूरा दुनिया फिर से एक बार फिलिस्तीन के साथ में खड़ी होगी, जैसी अभी देखा था यूएन के अंदर 156 देश साथ खड़े थे। हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में फिरोज मीठी बोरवाला हैं जो कि इस विषय के एक्सपर्ट हैं। इंडिया फिलिस्तीन सॉलिडरिटी फोरम के आप जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ में सलीम साहब हैं, एडिटर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और बेबाकी के लिए वे जाने जाते हैं। और होस्ट के तौर पे हमारे साथ में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हैं। सबसे पहले मैं फिरोज भाई आपसे ये मैं जानना चाहूंगा कि अचानक जो हुआ, युद्ध विराम हुआ, पूरी दुनिया के अंदर बहुत खुशी हुई कि गाजा के अंदर लोगों की, फिलिस्तीनियंस की वापसी हो रही है। तो लोगों को उम्मीद थी कि अब जो है पूरी दुनिया फिलिस्तीन के अंदर जो विध्वंस हुआ है उसके निर्माण के लिए सामने आएगी। लेकिन अचानक जो ट्रंप ने जब शपथ ग्रहण हो रही थी तभी उन्होंने इशारा कर दिया था और अभी तो खुल करके बोल दिया और उसके ऊपर आदेश भी जारी कर दिए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के अध्यक्ष भी है, तो धन्यवाद भोजन संवाद को कि आज की चर्चा रखी है। बेसिकली आप देखिएगा कि जो कुछ हद तक चौंकाने वाली बात है कि जो पहला इंटरनेशनल लीडर ट्रंप ने इनवाइट किया है वॉशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस में, वो नेतन्याहू है। और मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो पहला विजिट उनका हुआ वो इजराइल हुआ नेतन्याहू को मिलने के लिए। तो ये जो सीज फायर हुई है, ये सीज फायर बेसिकली टेम्पररी है। अभी तो ट्रंप ने भी बोल दिया कि मुझे भी उम्मीद नहीं है कि वो पहले फेज के आगे जाएगा। मगर ये अचानक जो नेतन्याहू जाके बैठ गया और उसकी बॉडी लैंग्वेज और ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज में अंतर दिखे। एक्चुअली नेतन्याहू को बहुत जरूरत थी कि ऐसा कोई ऐलान हो जाए जिससे जो हार हुई है उनकी गाजा में और जो गुस्सा है और जो तनाव है, जो पूरा एकदम दुखद माहौल है इजराइल में कि 15 महीनों के नरसंहार के बाद भी हम लोग न हमास को हरा पाए, न हमारे हॉस्टेजेस को हम लोग ला पाए
और ये नरसंहार के बाद भी हम ये आबादी को निकाल नहीं पाए, क्योंकि आप देखेंगे कि हमास के वीडियो जो उन्होंने बनाए कि जब उन्होंने इजरायली आर्मी को टारगेट किया है तो उसकी वीडियोज है, मगर इजरायली आर्मी के ऐसे कोई वीडियो नहीं मिलेंगे जहां उनकी कोई कॉम्बैट इसराइल के साथ फिलिस्तीनियों के साथ हो रही है। तो पूरा ऊपर से ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, वो वॉर के बाद भी अगर इसराइल गाजा को नहीं हरा पाया, और आज उत्तरी गाजा में लाखों लोग जा रहे हैं, जहां इसराइल ने बोल दिया उत्तरी गाजा तुम्हें दूंगा नहीं, तो आज जब लाखों लोग उत्तरी गाजा में जा रहे हैं, जब आज भी इजरायली सेटलर्स जो उत्तरी पैलेस्टाइन, इसराइल जो भी आप बोलो, वहां वो बच नहीं पा रहे हैं, गाजा के आसपास जो सेटलमेंट्स है वो खाली हो चुके हैं, तो इसराइल का पूरा कंसंट्रेशन आज सेंट्रल इसराइल और वेस्ट बैंक में हो चुका है। एक तो ये सीज फायर सिर्फ गाजा तक सीमित है, वेस्ट बैंक में तो इससे भयंकर परिस्थिति खड़ी हो रही है और काफी जगह आज इजरायली सेटलर्स कब्जा भी कर रहे हैं। तो वो एक बड़ा कारण था कि नेतन्याहू ने ये पूरी मीटिंग का आयोजन किया, जो स्क्रिप्ट था वो किया है, और ट्रंप ने बोल दिया, क्योंकि ट्रंप की सरकार में एक दो लोग को छोड़कर किसी को पता नहीं था कि ये ट्रंप क्या बोलने वाला है। ओके, दूसरा जो ट्रंप ने बोला कि मैंने तो बहुत सारे लोगों से बात कर ली है और सब इसको बहुत चाहते हैं, पीपल लव दिस आइडिया। किससे बात की थी? जॉर्डन के राजा से ने कहा कि मेरे से कोई बात नहीं, मैं तो उसके विरोध में हूँ। इजिप्ट ने पूरा डिनाई कर दिया। यहाँ तक जब ट्रंप को पूछा गया कि क्या सऊदी अरेबिया इब्राहिम अकॉर्ड्स के लिए विदाउट पैलेस्टीन स्टेट तैयार है, तो तुरंत सऊदी का एक ऐलान आ गया कि हम लोग कोई पैलेस्टीन स्टेट के लिए तैयार नहीं, जब तक कि पैलेस्टीन स्टेट होगा तभी इब्राहिम अकॉर्ड्स के लोग बात करेंगे। तो ट्रंप सब जगह झुठला पाया है। यूरोपियन एलाइज, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, चाइना, रशिया, मतलब दुनिया का कोई देश नहीं जिसने बोला नहीं, अभी तक मोदी ने नहीं बोला, अलग बात है। मोदी तो हमारे खुद के लोगों के लिए नहीं बोल रहा है, जिसको हथकड़ी में ट्रंप भेज रहा है, तो वो क्या बोलने वाला है? सो द पॉइंट इज कि ट्रंप के जो बयान है इतने भयंकर है और इतने मूर्खता किस्म के बयान है। क्लीन आउट गाजा की बात की कि गाजा का सफाया करो, वी विल ओन गाजा, अमेरिका गाजा का ओनरशिप ले रहा है, मैं यहाँ रिवेरिया बनाने वाला हूँ। रिवेरिया मतलब जो एक फ्रांस की जगह है। अरे भाई, यहाँ खून की नदियां बह रही है और अब रिवर्स ऑफ ब्लड बह रहे हैं और अब रिवेरा की बात करो। और आपको बोलना है जब है कि ये जगह जीने के लायक बची नहीं है तो फिलिस्तीनी को जाना चाहिए, और कहीं बाद में मैं इसको रिवेरा बनाऊंगा, तो भाई रिवेरा बना दो पैलेस्टीनियंस के लिए। तुम बोल क्या रहे हो ये सब चीजों को लेकर? पॉलिटिक्स के मैं आपको बॉडी लैंग्वेज की जब कर रहा था, और एक छोटा वीडियो आया है या नेतन्याहू टेबल पे बैठने जा रहा है और ट्रंप उसकी कुर्सी लगा रहा है। ट्रंप जो इतना बड़ा नार्सिसिस्टिक, इगोइस्टिक लीडर है, वो नेतन्याहू की कुर्सी लगा रहा है। आज तक मैंने तो दुनिया में ऐसा कहीं ये दृश्य देखा नहीं। तो ये जो होल्ड है इजरायली लॉबी का ओवर ट्रंप, क्योंकि आप याद कीजिए ट्रंप का पहला जो टर्म था 2016 से 20, और वो अभी युग खत्म हो चुका है, क्योंकि उसी दौरान ट्रंप ने एब्राहम अकॉर्ड्स, क्योंकि जैरेड कुशनर जो उसका सन इन लॉ है, जो एक कट्टर यहूदी है, वो उसका हैंडलर एक्चुअली, बाइडेन का हैंडलर एंथनी ब्लिंकन का, और ट्रंप का हैंडलर बेसिकली जैरेड कुशनर है। तो उस दौरान ट्रंप ने जेरूसलम दे दिया, पूरा का पूरा ही जेरूसलम बोला इसराइल का है, गोलान हाइट्स पूरा दे दिया। और अभी ये जो इलेक्शन के दौरान जो कैंपेनिंग हो रही थी, तो मेरी एडेल्सन, जो शेल्डन एडेल्सन की विधवा है, शेल्डन एडेल्सन रिपब्लिकन पार्टी का सबसे बड़ा फंडर है, और हाइम सबान जो दूसरा जूइश बिलियनर है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी का फंडर है। तो मेरी एडेल्सन ने $100 मिलियन ट्रंप को दिए, और उस दौरान ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि इजराइल बहुत छोटा है, उसको और जगह बढ़नी चाहिए, वेस्ट बैंक देने की बात कर रहा था वो। अभी ये जो ट्रंप का बयान इस दौरान आया है कि गाजा का सफाया, उससे ये हो चुका है कि ट्रंप बैडली एक्सपोज हो चुका है अमेरिका में। कल 12 घंटे के अंदर नहीं, ट्रंप ये नहीं बोलना चाहता था, ट्रंप वो नहीं बोलना चाहता था, इसका ही मतलब नहीं है। तो ऑलरेडी अमेरिका में वो बैक ट्रैक करने की कोशिश करे ये पूरे बयान को लेकर। और दूसरा कि उसके जो वेस्टर्न एलाइज है वो भी चौंक गए। मगर वेस्टर्न एलाइज को मेरा ये बोलना है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, आज आप चौंक रहे हो, मगर ये पूरे जेनोसाइड के दौरान आप कंप्लिसिट थे। जर्मनी अमेरिका के बाद दूसरा नंबर था हथियार देने में, और फ्रांस, ब्रिटेन तो है ही। तो आज आप बोल रहे हो कि गाजा का नरसंहार के बारे में हम विरोध करते हैं, अब तो उस पूरे नरसंहार में शामिल हो। उसके साथ ट्रंप ने जो बयान दिया है, अकॉर्डिंग टू द जिनीवा कन्वेंशन ऑफ 1948, ये जेनोसाइडल इंटेंट है, इंटेंट टू जेनोसाइड। अगर आपने बोला भी ये बात कि मैं ये उनकी आबादी को पूरा हटा दूंगा, तो ये जेनोसाइड के अंदर आता है कि आपने पूरे राष्ट्र को मिटाने की बात की है। तो एक्चुअली ट्रंप तो वॉर क्राइम्स के लिए लायबल हो चुका है। और अभी ट्रंप ने जो
जो काम कल जो किया है पिछले कुछ 8-10 घंटों के अंदर, बोल भी दिया था कि आईसीजे आईसीसी के जो अधिकारी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आईसीसी की, उन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है, वो सभी जजेस और अधिकारियों के ऊपर इससे इकोनॉमिक सैंक्शन डाले। उनके फ्लाइट के, उनके बैंक अकाउंट्स पे, उनके उड़ने पे, उनके फ्लाइट्स पे सभी वो पाबंदी ला रहा है। तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, कल इसराइल ने तो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे विड्रॉ कर दिया, वो अच्छी बात है, तो इसराइल को ह्यूमन राइट्स में मानता नहीं है। ओके, सो द पॉइंट इज के इस दौरान जो हुआ है कि एक तो नेतन्याहू खुद की जरूरत है ये ट्रम्प का बोलना, क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो मार्को रूबियो गए थे और ट्रम्प का जो एडवाइजर है विटिकॉफ, जो अभी इसराइल को देख रहा है, उसको भी ये सब बातें हुई थी। जो विटिकॉफ इज सपोज टू बी मॉडरेट, क्योंकि उसी ने सीज़फायर का पूरा करवाया था। मगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में इसराइल का जो नेतन्याहू का लेटेस्ट बयान है कि वी आर विलिंग टू फैसिलिटेट दी वॉलंटरी, जो जाना चाहते हैं गाजा से, इजरायली आर्मी उनको मदद करेगी। मगर पॉइंट ये है कि ये नरसंहार के बाद फिलिस्तीनी जनता वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। 1947 में और 1967 में जो गलती फिलिस्तीनी हुई कि वो अलग अलग देशों में चले गए और नरसंहार हुआ था, चले गए थे, मगर इस बार नरसंहार के बावजूद वो अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जो घर है नहीं, जो नष्टो नाबूद हो चुके, जो रबिल, वो वहां जा जाके जी बस जी रहे। एक तो सो दैट इज द पॉइंट कि आज जी ट्रम्प ने अमेरिका को और आइसोलेशन में डाल दिया है। और पिछले 15 दिनों में मैं पनामा लूंगा, ग्रीनलैंड लूंगा, कनाडा लूंगा, तो ट्रम्प एक्चुअली बहुत बुरी तरीके से आइसोलेट अमेरिका को कर रहा है। और दूसरी जगह पे ब्रिक्स और मजबूत होते जा रहा है। मैं बस यही बात करूँ। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच में हमारे साथ में डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा जी जुड़ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं डॉक्टर सलीम खान साहब के पास में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि उन्हें निकलना था। मैं आपसे, मेरे एक दो पॉइंटेड आपके सवाल हैं। एक तो सवाल ये है कि इसका पूरा संबंध अभी ईरान को भी चुनौती दिया है ना। ईरान के बारे में ये कहा जाए, उससे पूछा गया कि एक बार ईरान ने हमला कराया था, अगर दूसरी बार करेगा तो क्या होगा, तो कहा कि उसका नामो निशान मैं खत्म कर दूंगा। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जो पूरा आपको अभी फिरोज भाई ने जो टिप्पणी की है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे अगर अपराधी ही कोर्ट को खत्म करने की घोषणा करने लगे तो दुनिया में कोर्ट तो खत्म ही हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी आगे आएगी कि सबसे पहले तो ये जो है वॉर क्रिमिनल तमाम किस्म के उस तरीके से, या ये कहा जाए कि अब दुनिया को युद्ध में झोंकने की तैयारी ट्रंप ने की हुई है? जिस तरीके से जो भी घोषणाएं उन्होंने की हैं, उससे तो युद्ध ही एक उसमें उसका फाइनली एक आउटपुट निकलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे सलीम साहब? शुक्रिया डॉक्टर सुनीलम। देखिए, आपने पहले ईरान की बात कही। ईरान के ताल्लुक से ट्रंप बुरी तरह कंफ्यूज है और उसका हर दूसरा बयान पहले को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो उसके किसी बयान पर, किसी स्टेटमेंट पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, ना अमेरिका के अंदर ना अमेरिका के बाहर। कोर्ट को खत्म कौन करेगा? दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो कि इंसाफ पसंद हैं, और एक वो लोग हैं जो कि क्रिमिनल्स। तो इंसाफ पसंद आदमी तो कोर्ट को बनाता है और कोर्ट को बाकी रखता है और कोर्ट को मजबूत करता है। लेकिन क्रिमिनल को, इसलिए कि उसको वहां से इंसाफ मिलने की उम्मीद होती है, इंसाफ मिले ना मिले। लेकिन क्रिमिनल को सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो कोर्ट से होती है, इसलिए कि उसको कोर्ट से सजा की उम्मीद होती है, चाहे मिले ना मिले। तो जिसको सजा का खतरा हो जहां से, वो तो उसको खत्म ही करेगा। तो अगर इसराइल ये कहता है या ट्रंप ये कहता है कि हम उनको फंड नहीं देंगे और ये कहता है कि उसको खत्म करो, तो वो खुद ये कह रहा है कि मैं क्रिमिनल हूं, मुझको खतरा है कि मुझको यहाँ से सजा मिलेगी, तो न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो इसलिए इनका ये कहना खुद जो है वो ये एक्नॉलेजमेंट है कि भाई हम जो है वो मुजरिम हैं, और इसलिए हम नहीं चाहते कि दुनिया में वो सारे रास्ते जो इंसाफ
को कायम करने वाले हैं, एस्टैब्लिश करने वाले हैं, उनमें से कोई भी वो चीज कायम रहे। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जो बात फिरोज भाई ने अभी कही कि देखिए ये जो आइडिया आया और जिसको ये अमेरिका और इस्राइल शेयर कर रहे हैं, ये बेसिकली इस बात का एक्सेप्टेंस है कि 15 महीने हम लोगों ने मिल के, यानी अमेरिका और इस्राइल ने मिल के जो ऑब्जेक्टिव रखा था गजा को खाली करा लेने का और वहां पर अपने सपनों को साकार करने का, उसमें उसको हम ताकत के बल पर हासिल करने में नाकाम हो गए। हम अपनी फौज भेज के, हम बमबारी करके गजा वालों को नहीं निकाल सकते। तो अब क्या करें? तो अब साहब हम उनका भला करेंगे, हम जो है वहां पे सब बर्बाद हो गया है, तो हम जो है वहां पे नया बनाएंगे, उससे जहां रहते थे उससे अच्छा बनाएंगे, उस वक्त तक ये लोग यहाँ से चले जाएं। इस तरह की बहकी बहकी बातें जो है वो ट्रम्प कर रहे हैं, और नेतन्याहू और उनका जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, कर्ज किसके क्या नाम का, वो जो है उसके आगे नंदी बैल की तरह सर हिला रहा है। लेकिन इसका मैसेज साफ है कि इनके इरादे गजा वालों को उस जमीन से निकालने के हैं, इसलिए कि इनको डर है कि गजा से जो बगावत होगी वो बगावत इसराइल को खत्म कर देगी। इनके इरादे उनकी जमीन पर कब्जा करने के हैं और इनके इरादे वहां पर जो है वो रिवर फ्रंट बना के उससे पैसे कमाने के हैं। तो ये सारे इरादे इन्होंने जो है वो एक प्रपोजल के जरिए से जाहिर कर दिए। लेकिन ये इरादे जो है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। आप अगर गजा की हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें तो आपको पता चलेगा कि 1949 के बाद से 15 मरतबा उनको जो है वो जंग में जाना पड़ा, 15 मरतबा उन्होंने लड़ाई लड़ी। और गजा वो इलाका है कि जो पहले मिस्र के साथ था, उसके बाद में वो अलग हुआ, और वहां पर हमास के बनने के बाद, यानी आप समझ लीजिए कि 1987 में हमास बनती है, और उसके बाद पहली बार जो नेतन्याहू से भी खतरनाक किस्म का प्रधानमंत्री था इस्राइल का, एरियल शेरोन, जो मस्जिद अक्सा में जूते के साथ चला गया था और जिसके बाद इंतफादा शुरू हुई, तो इनको वहां से निकलने में मजबूर किया। ये सारे लोग वहां गए, वहां पे इन्होंने अपनी बस्तियां बसाई, लेकिन हमास ने इनको वहां से निकल के भागने पे मजबूर किया। और अब दोबारा ये फौज के जरिए से एक बहाना बना के गए कि हम जो है उस उठान का और उस अपराइजिंग का बदला लेने के लिए जा रहे हैं। तो फिर हमास ने इनको जो है वो पीछे खदेड़ दिया। तो ये जो इनकी शिकस्त पे शिकस्त है, इसको छुपाने के लिए और इसकी आड़ में जो है वो अपने सपनों को साकार करने के लिए ये सारी कहानी हो रही है। जी, बहुत शुक्रिया। आप रहेंगे तो हम लोग और आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। इस बीच में हमारे साथ में प्रोफेसर शिवाजी सरकारी जुड़े हैं, उनका बहुत स्वागत है। मैं अब पाशा जी के पास आऊंगा। पाशा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार को, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, क्या उससे हम जो पहले से हमारी एक पोजीशन है, स्टेटेड पोजीशन है, जब से भारत वर्ष की पार्लियामेंट है, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, हम जो है फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उस तरीके का एक प्रस्ताव अगर कर दिया जाए, अमेरिका से डर लगता है, अमेरिका के खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं करना, लेकिन फिलिस्तीन के पक्ष में तो एक प्रस्ताव पार्लियामेंट का हो सकता है, तो इसकी कोई संभावना आपको दिख रही है क्या? मतलब ये पॉसिबल है या नहीं है? एक बात तो ये है, होगा या नहीं है ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि अब आप आगे की क्या तस्वीर देख रहे हैं? आप बयान तो सबके आ गए। ये म्यूट है। धन्यवाद डॉक्टर सुनील राम। आपके पहले सवाल का जवाब मेरा एक ही शब्द में नो है। किसी हालत में
पार्लियामेंट सेशन या इस गवर्नमेंट तैयार नहीं होगी फलस्तीन पे एक सेंटेंस का भी रेजोल्यूशन पास करने के लिए। इसलिए कि जो रिलेशनशिप प्राइम मिनिस्टर मोदी और नेतन्याहू के बीच में है और अब डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती के बारे में बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये कभी होने नहीं देंगे इनके दो दोस्त। और चाहे वो कुछ भी कहे एमईए कि हमें इस मौके पे हमारा पोजीशन रिएटरेट करना है, वो उसको नजरअंदाज कर दिया जाएगा। और खास तौर पे कि अगले हफ्ते प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं और आप जानते हैं वहाँ जूइश लॉबी का दबदबा इतना है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं पूरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे, हर एक कोने में उनको क्या होता है उनको पता होता है। तो इस लिहाज से पार्लियामेंट या गवर्नमेंट की तरफ से ये उम्मीद करना कि फलस्तीन के ऊपर जो भी हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन है वो दोहराएंगे या रिट्रीट करेंगे या इसको स्ट्रेंथन करें, मेरे ख्याल में ये नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि मैं 4 या 5 पॉइंट इस मुद्दे पे जो आज जो बहस हो रही है, डिबेट हो रहा है, उसमें मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ट्रंप इस वादे पे आए इलेक्शन जीत के कि वो अमेरिका को दोबारा ग्रेट करना चाहते हैं। तो ये उनका बड़ा बिग पिक्चर है पूरी दुनिया के लिए, और उसमें ये भी वो मान रहे हैं कि अमेरिका अभी ग्रेट नहीं है, कमजोर हुआ है, इसलिए कि उन्होंने अपनी दौलत वियतनाम से लेके, इराक से लेके, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया, सूडान, यमन, यूक्रेन, इतने सारे जंगों में इतना अमेरिकी दौलत, लोगों की दौलत उन्होंने वेस्ट की है। तो ये अमेरिका अब इकोनॉमिकली कमजोर हो गया, इतना खर्च बढ़ गया है और चीन के मुकाबले में वो दिन ब दिन कमजोर होता जा है। अब उनको रियलाइज हुआ है, उनको पता चला है कि हम पीछे हट रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप जो है ये बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट एजेंट है, और ये सिर्फ दूसरों को धोखा देके मुनाफा कमाना चाहता है। और मेरे ख्याल से ये अमेरिका की तरफ से $1 भी खर्च नहीं करेगा अगर वो डेवलप करना चाहता है गाजा को। इसके पीछे हैं सऊदी अरेबिया, इमारात और 1-2 खाड़ी के देश, चाहे कतर भी हो। ये तीनों देश जो है सीक्रेटली अमेरिका के साथ बातचीत में प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम दोबारा वहां रीबिल्डिंग के लिए पैसे देंगे। और ये तीनों मिलके इशारा दे रहे हैं। जब नेतन्याहू के बगल में खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि सऊदी अरेबिया इंसिस्ट नहीं कर रहा है फलस्तीनी देश के लिए, और दूसरे ही दिन ऑफिशियल स्टेटमेंट रियाद से आता है कि नहीं, हमारा पोजीशन कुछ अलग है, कुछ दाल में काला लग रहा है, इसमें साफ जाहिर है। तो ये मिली भगत जो है अरब मोनार्कीज की अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, कोई छुपी बात नहीं है। जहां तक मिस्र और उर्दून की बात है, अगर दबाव में आके सीसी और अब्दुल्ला मान लेते हैं टेम्पररी है बोल के या प्रोविजनल रिलोकेशन के लिए, तो इनके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इमीडिएट असर होगा। जो जूनियर ऑफिसर्स हैं इजिप्ट में, वो बहुत नाराज हैं सीसी से गाजा को लेके, और उनके स्पाइनलेस पॉलिसी, अमेरिका जो भी बोलता है, इजराइल जो भी बोलता है, मानने के लिए तैयार हो गया सीसी। और इससे बगावत हो सकती है वहां। अरब स्प्रिंग अगर नहीं हुआ, दूसरी बात, तो मिलिट्री में भी बगावत होके काफी बुरे हालत होंगे वहां। और यही हाल जॉर्डन में भी होगा। ब्लैक सितंबर जो 1970 में हुआ, आप जानते हैं 2/3 पॉपुलेशन जॉर्डन का फलस्तीनी है, और वो इतने गुस्से में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां। और ये हाशमी रूल जो है ब्रिटिश सपोर्ट से जो आए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसके बाद ये मेरे ख्याल से लास्ट नेल इन द कॉफिन जो बोलते हैं, उसका खत्म होगा। तो मेरे ख्याल से ये दो देश दबाव में आके मजबूरन, या खाड़ी के देशों में भी दबाव में आके ये एक्सेप्ट कर लें
तो इन दोनों की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्वेश्चन मार्क हो गया है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका जो है ये भी अपनी पॉलिसी वहां गाजा में बना के अगर फौज भेजते हैं वहां, तो यही हाल होगा जो वियतनाम में और तालिबान ने और इराक ने किया। क्योंकि हमास जो है, हालांकि 20-30 हजार आंकड़े बताए जाते हैं, उनके अभी जो लड़ाकू बाकी हैं नरसंहार के बाद, 15 महीने नरसंहार के बाद, लेकिन वो कुछ हद तक लड़ सकते हैं। उसके बाद जो है वहां की जनता भी जो है, जो भी बिखरी हुई होती है, वो हर हालत में इसको गरिल्ला वॉर की तरह करते रहेंगे, चाहे वो सीनाई में हो या जॉर्डन में हो। तो वहां से भी करते रहेंगे, जैसा 67 के बाद हुआ, 56 के बाद हुआ, फिदाइन जो अटैक करते थे लेबनान से जो हुआ। तो ये जो दायरा अरब पैलेस्टीनियन इजरायली कॉन्फ्लिक्ट का जो अभी महदूद है वेस्ट बैंक और गाजा को, इसको एनलार्ज हो जाएगा सीनाई, सुएज कैनाल और जॉर्डन। और जॉर्डन का बॉर्डर आप जानते हैं सऊदी अरेबिया से है, इराक से है। तो इस दायरे में ये दूसरे मुल्क भी शामिल हो जाएंगे। और जैसा कि पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड की बात उन्होंने कहा, ये उसका एक्सटेंशन है, एक्सपेंशनिज्म, इंपीरियल कॉलोनियल एक्सपेंशन अमेरिका का। क्योंकि जो रिसोर्सेस उनके पास हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और दूसरे रिसोर्सेस की तरफ उनकी आंख बढ़ रही है। तो इससे यही लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, इससे यही साबित होता है कि जो भी अमेरिका रूल्स बेस्ड ऑर्डर की छक्कियां उड़ा रहा है, चाहे यूक्रेन में हो, गाजा में हो या कहीं और, तो ये ग्लोबल साउथ को ये मानना पड़ रहा है कि किसी भी हालत में अमेरिका से हम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ब्रिक्स ही हमारा एक वाहिद पिलर है सपोर्ट का और फ्यूचर का, उसको हम किसी हालत में आगे बढ़ाना है। जो 10 देश हैं ब्रिक्स में, अब 20 हो जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट समिट में और इनकी संख्या बढ़ेगी। और जो है धीरे धीरे ये अमेरिकन एम्पायर जो एक्सपेंशनिस्ट बनने की कोशिश कर रहा है इजराइल के बलबूते पे, उनके मिलिट्री पावर पे वगैरह, तो ये खोखला हो गया है। और हमें भारत को ये भी सोच के आगे बढ़ना है कि अमेरिका जो है फ्यूचर नहीं है। रशिया, चीन, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और दूसरे देश जो जमे हैं, चाहे ईरान भी हो इसमें, ये फ्यूचर है। तो मेरे ख्याल से आपके पहले सवाल का जवाब, फलस्तीन पे हम क्या एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास करते हैं, मेरे ख्याल से नहीं होगा। और जब नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से करेंगे, क्योंकि अमेरिका का दबाव इतना गंभीर है फिलहाल भारत के ऊपर कि वो उनके साथ हम चीन के खिलाफ और रूस के साथ हम अपने संबंध कट करें किसी भी हालत में, और डॉलर को हिफाजत से हम सपोर्ट करते रहें। तो वो हमारे हित में नहीं है ये। थैंक यू। जी पाशा जी, बहुत शुक्रिया। फिर से आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन आपने जो 2 बातें कही हैं उसके ऊपर मैं शिवाजी सरकार साहब की टिप्पणी चाहूंगा। इस अपेक्षा के साथ में भारत नहीं कर सकता, ये पाशा साहब का एक अंडरस्टैंडिंग है। मेरा कहना यह है कि क्या इंडिया गठबंधन प्रस्ताव नहीं ला सकता? प्रस्ताव लाने से कौन रोकता है? 234 सांसद जिस इंडिया गठबंधन के पास में हैं, अगर वो प्रस्ताव लेके आता है, लीडर ऑफ अपोजिशन ये प्रस्ताव रखते हैं कि भाई हमारा एक लाइन का ये प्रस्ताव है, पार्लियामेंट इसके ऊपर चर्चा करे और इसको पारित करे, ठीक है, उसके खिलाफ में बात हो जाएगी, खुल करके भारतीय जनता पार्टी और सरकार आ जाएगी, लेकिन उससे कम से कम पूरी दुनिया के अंदर ये ऐलान हो जाएगा कि इस देश का जो अपोजिशन है या इस देश के अंदर जो एंटी फासिस्ट फोर्सेस हैं वो सब फिलिस्तीन के साथ खड़ी हैं। तो एक तो मेरा ये सवाल है आपसे शिवाजी सरकार साहब। दूसरा मेरा कहना यह है कि इन्होंने कहा कि पूरा विस्तारित हो जाएगा जो आज एक जो कॉन्फ्लिक्ट है जहां तक पहुंचा हुआ है,
अगर इन्होंने ये प्रयास आगे बढ़ाया तो वो पूरे ढंग से विस्तारित हो जाएगा। वो विस्तारित होने का भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी शिवाजी सरकार साहब। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीलम, अच्छी बातचीत हो रही है। मैं इसमें शुरुआत में आपको जोड़ दूं कि आपको शायद ख्याल हो, जो 7 अक्टूबर का इंसिडेंट हुआ, हमास ने जो किया, उसके तुरंत बाद जो है इजराइल ने जो एक्शन किया, पहले हमने खुल के इजराइल के एक्शन को, सरकार ने कहा कि हम इसको सपोर्ट करते हैं, और 10-15 दिन तक वो भूल गए कि वहां कोई पैलेस्टाइन नाम का कुछ चीज भी है। पर 15 दिनों बाद जो है सरकार ने ऐलान किया कि हम फिलिस्तीन के साथ भी है और हम चाहते हैं ये लड़ाई खत्म हो। तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कहेंगे, पैरेलल स्टेटमेंट्स कहेंगे, साल भर पहले हम दे चुके हैं। दैट इज द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट में तो बड़ी मुश्किल से कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो आए, उन्होंने कोई जवाब दिया, और उनके जवाब का मतलब था कि ये 20 साल से ये चली आ रही है, ज्यादा से चली आ रही है जो भी चल रही है, और ये उसके कंटिन्यूएशन में है। खैर मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, अलग सवाल है। पर आपका कहना है कि क्या पार्लियामेंट में कोई रेजोल्यूशन आएगा? नहीं, गवर्नमेंट नहीं लाएगी, कोई रेजोल्यूशन नहीं लाएगी, बिल्कुल सही है। ऑपोजिशन से मुझे पहले कुछ उम्मीद थी, इंडिया गठबंधन से पहले बड़ी उम्मीद थी कि वो इंडिपेंडेंट कुछ स्टैंड लेंगे और कुछ चीजें करेंगे। पर कुछ दिनों से मैं जो चीजें देख रहा हूं, मुझे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से भी निराशा ही मिल रही है। अगर एक जीएसटी की ही बात कर लूं, जीएसटी सरकार ने पॉपकॉर्न और कई चीजों पे बढ़ा दिया, और मैंने मालूम नहीं इत्तेफाक की बात है या सोची समझी बात है। इंडिया गठबंधन के जितने भी सरकारें हैं सब रिप्रेजेंटेड हैं जीएसटी काउंसिल में, किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा उसके खिलाफ। ऐसे कई और 2-4 चीजें हैं जिसका मैं जिक्र कर सकता हूं। तो इंडिया गठबंधन मुझे नहीं मालूम वो कमजोर पड़ गई है, या उनमें सोच की कमी है, या विजन नहीं है, या इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने से वो कतराते हैं, ये नहीं मालूम। पर वो लगता है कि इंडिपेंडेंट स्टैंड लेने से कतराते हैं, और कोई ऐसा स्टैंड अभी तक नहीं लिया जो ऑफिशियल पॉलिसीज के खिलाफ। अमेरिका के मामले में हो या किसी और मामले में, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं। आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है सर। अब आ रही है? ठीक, अब आ रही है? हाँ हाँ जी आ रही है, बोलिए जी। तो इंडिया गठबंधन पर मुझे उतनी उम्मीद नहीं है जितनी पहले थी, मैं यही कह रहा था। और इंडिया गठबंधन ने जीएसटी काउंसिल में जिस तरह से किया, और भी कई मामलों में जिस तरह से उन्होंने किया, कई पॉलिसीज के मामले में जिस तरह से वो नहीं बोले, ये एक बड़ा दुखद है। इवन रेलवे बजट पे जो है, रेलवे बजट पे जिस तरह से रेलवे बजट को टोटली इग्नोर किया गया, वही एलोकेशन है जो पिछले साल है, उस पर भी इंडिया गठबंधन के किसी ने कुछ नहीं बोला। जरूरी नहीं है हर बार पार्लियामेंट में ही बोले, आप पार्लियामेंट के बाहर भी बोल सकते हैं, पर आपने नहीं बोला। तो इंडिया गठबंधन की मुझे नहीं मालूम ये वीकनेस है या उनकी विजन नहीं है इस बारे में। इसलिए इंडिया गठबंधन से भी अब उनसे जाके कोई कहे आप करें, और उसके बाद वो करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी तक हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि वो बहुत यूनिफाइड तरीके से फंक्शनिंग भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अलग जा रही है, दूसरी पार्टी अलग जा रही है, ये सारी भी हम देख रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है। दूसरा आपका सवाल था कि क्या ये लड़ाई अगर बढ़ती है तो हिंदुस्तान पर उसका असर पड़ेगा या नहीं। नहीं, हिंदुस्तान पे तो असर पड़ चुका है। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है हर चीजों से कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, लड़ाई, गाजा की जो लड़ाई है वो आज से नहीं है। अगर आप उसको क्रूसेड से जोड़े और 100 साल पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो चीजें हुई, और उसके बाद जिस तरह से इजराइल को बनाया गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से शुरू हो गया था, जो बाद में 1948 में जाके बना, उन सारी चीजों को अगर आप देखें तो एक्सपेंशनिस्ट जो आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न मूवमेंट है, जो क्रिश्चियन मूवमेंट आप कह सकते हैं, क्रूसेड का जो क्रिश्चियन पार्ट है, उसकी कोशिश थी कि पहले ऑटोमन एम्पायर को खत्म किया, जो उन्होंने खत्म किया। और अब उनकी कोशिश है
कि ऑटोमन एम्पायर्स के जितने भी पार्ट्स है उस पर किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कब्जा किया जाए। तो गाजा जो है, उस जब जो अनाउंसमेंट किया गया है, अगर आप अमेरिकन कांग्रेसनल पेपर्स देखेंगे और पेंटागन के पेपर्स देखेंगे, आप पाएंगे ये सोच कोई नई नहीं है। ये पिछले कम से कम 30 साल से इस तरह से सोच रहे हैं, ये उनके पर्सपेक्टिव में है। और ये जो चीज आज करना चाहते हैं, उनका मेन पर्पस ये है कि हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है अमेरिकन हेजेमनी जो है उसको कायम करना है, किसी भी तरह से करना है। और फोर्स से है, फोर्स से, एग्रीमेंट से है, एग्रीमेंट से, पर उसको करना है। और इस वक्त जो है, जिस तरह की डॉलर की, हमारे हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, बट डॉलर की जो वीकनेसेस आ गई हैं, अमेरिका इकोनॉमी पर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। चाइना से वो मुकाबला कर नहीं पा रहा है। और हिंदुस्तान जो है, जिस तरह की ढुलमुल नीति हिंदुस्तान की हो चुकी है, उसमें हिंदुस्तान से उनको कोई अब खतरा नहीं है। पर ईरान जो है, और ईरान के जो सहयोगी मित्र अभी भी हैं मिडिल ईस्ट में, उनसे जरूर वो परेशान है। तो गाजा को हटाने का मतलब है, देखिए गाजा जो है एक फ्लैश पॉइंट इसलिए नहीं है कि गाजा में एक वॉर हो रहा है। गाजा इसलिए फ्लैश पॉइंट है कि गाजा में एक इंडिपेंडेंट सोच है, और वो इजरायली नहीं, अमेरिकन इंपीरियलिज्म को भी चैलेंज कर सकता है। और इसीलिए वो कोशिश यही कर रहे हैं कि सऊदी अरबिया के साथ जैसे भी हो, गाजा का एक रिलेशंस बने और उन चीजों को किसी तरह से वो दबा सके, और उन्हीं के मदद से जो है उनको निकालने की कोशिश में है। ट्रम्प का कहना है लड़ाई खत्म होते ही हम ये काम करें। तो ये एक सोची समझी चीजें हैं, और इसमें अमेरिका जिस तरह से भी सोच रहा है, फिलहाल एक्सेप्ट ईरान और ईरान के जो ग्रुप्स हैं, चाहे येमेन हो और लेबनान में जो हिजबुल्लाह हो, उसके अलावा फिलहाल कोई चैलेंज मुझे दिख नहीं रहा।